किसी भी चुनाव का नतीजा महज एक संख्या नहीं होता। वो उस इलाके के लोगों की उम्मीदों, उनकी मुश्किलों और उनकी आत्मा तक पहुंचने का एक नक्शा होता है। आज हम असम के सोनारी विधानसभा क्षेत्र के 2021 के नतीजों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ये एक कोशिश है आंकड़ों के जरिए उस पहेली को सुलझाने की, जो हमें बताती है कि जमीन पर असल में क्या हुआ और भविष्य के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हैं। हमारा ये विश्लेषण 6 हिस्सों का एक सफर होगा। हम सोनारी के 15,000 वोटों के सवाल से शुरू करेंगे, फिर वहां की जमीन और लोगों की नब्ज को महसूस करेंगे। हम 3 दशकों के राजनीतिक बदलाव को देखेंगे, फिर जनादेश के हर पहलू को समझेंगे और उसके बाद डेटा के आधार पर लोगों से जुड़ने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे शासन के असली वादे पर। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर ध्यान देते हैं जो 2021 के चुनाव के बिल्कुल केंद्र में है। वो कौन सी कहानी है जो वोटों की अंतिम गिनती के पीछे छिपी हुई है? 15,117 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2021 में सोनारी में ये जीत और हार के बीच का फासला था, बीजेपी की जीत का अंतर। पर हम इसे एक जवाब की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल की तरह देख रहे हैं। आखिर ये अंतर बना कैसे? कौन से वोटर किस तरफ गए? और सबसे जरूरी बात, क्यों गए? इस एक संख्या में पूरे निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदें और शायद कुछ निराशाएं भी छिपी हैं। 2021 के वोटों का ये बंटवारा एक बहुत दिलचस्प कहानी कहता है। बीजेपी को मिले 48% वोट, जो एक मजबूत जीत है। कांग्रेस लगभग 38% पर रही। लेकिन कहानी का असली मोड़ है असम जातीय परिषद यानी एजेपी, जिसे करीब करीब 12% वोट मिले। एक नई पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है। यह साफ दिखाता है कि मैदान में एक तीसरी ताकत थी जो वोटों को बांट रही थी और पुराने समीकरणों को सीधी चुनौती दे रही थी। ये डैशबोर्ड हमें और गहराई में ले जाता है। देखिए, 81% से ज्यादा का मतदान ये बताता है कि सोनारी के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने सजग और सक्रिय हैं। बीजेपी को लगभग 70,000 वोट मिले, लेकिन वो जो 15,000 वोटों का अंतर है, वो ये भी दिखाता है कि राजनीतिक जमीन अभी भी बटी हुई है। जीत निर्णायक तो है, पर ऐसी नहीं कि उसे हमेशा के लिए मान लिया जाए। तो अब हम आंकड़ों से आगे बढ़कर लोगों की बात करते हैं। किसी भी चुनाव को सही मायनों में समझने के लिए वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को समझना सबसे जरूरी है। तो सोनारी की मिट्टी की असली नब्ज क्या है? सोनारी असम का एक ऐसा इलाका है जिसका सामाजिक आर्थिक ताना बाना बहुत खास है। यहाँ की लगभग 90% आबादी हिंदू है और ईसाई और मुस्लिम समुदाय भी यहाँ की विविधता का एक अहम हिस्सा है। और यही मिलाजुला सामाजिक ताना बाना यहाँ की राजनीति को इतना जटिल और दिलचस्प बना देता है। यहाँ की राजनीति की धुरी है असमिया जाति समूह और चाय बागानों में काम करने वाली विशाल आदिवासी और ओबीसी आबादी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चाय और खेती पर टिकी है। इसका मतलब साफ है, चाय बागानों के मजदूरों की मजदूरी, उनके जमीन के हक और उनका भविष्य, ये सिर्फ आर्थिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि सोनारी के सबसे बड़े राजनीतिक सवाल हैं। पानी एक छोटा सा शब्द, लेकिन सोनारी के कई गांवों के लिए ये रोज की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। पीने का साफ पानी और बेहतर सफाई, ये यहाँ की सबसे बड़ी मांगों में से एक हैं। और जब सरकार की योजनाएं जमीन पर अधूरी रह जाती हैं, तो लोगों में निराशा बढ़ती है और ये निराशा वोट में बदलती है। सड़कें ये सिर्फ रास्ते नहीं होती, ये गांवों को विकास से जोड़ने वाली धमनियों की तरह हैं। जब दूर दराज के इलाकों में सड़कें टूटी फूटी हों, तो ये सिर्फ आने जाने की मुश्किल नहीं, बल्कि मौकों से कट जाने का दर्द भी है। ये विकास के वादे और जमीनी हकीकत के बीच का फासला दिखाती हैं। मजदूरी, चाय बागान के लाखों मजदूरों के लिए ये शब्द उनकी जिंदगी और उनके सम्मान से जुड़ा है। कम मजदूरी और जमीनी हक की लड़ाई ने हाल के सालों में कई विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। ये एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जो एक बहुत बड़े वोट बैंक को एक साथ ला सकता है। उनकी नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा या एक बड़ा अवसर बन सकती है। ये तालिका उन सारे प्रमुख मुद्दों को एक साथ दिखा रही है जो सोनारी में राजनीतिक बेचैनी पैदा कर रहे हैं। पानी, सड़क और मजदूरी सबसे बड़ी चिंताएं हैं। इनके साथ ही बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण युवा बेहतर भविष्य के लिए पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करना उसी सम्मान का एक अहम हिस्सा है और एक जिम्मेदार संवाद इसी पर आधारित होना चाहिए। तो ये हालात बने कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और सोनारी के राजनीतिक इतिहास को समझना होगा।
पिछले 30 सालों में ये सीट एक पार्टी के मजबूत गढ़ से एक कांटे की टक्कर वाले चुनावी रणक्षेत्र में कैसे बदल गई। इस टाइमलाइन को देखिए। 1991 से एक लंबे समय तक एक कांग्रेस का गढ़ रहा। 2011 तक कांग्रेस जीत तो रही थी, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 26% तक पहुंच गया था। ये एक तरह की चेतावनी थी। फिर आया 2016, जिसने सब कुछ बदल दिया। बीजेपी ने 55% से ज्यादा वोट लेकर यह सीट जीत ली, और 2021 में बीजेपी ने सीट तो बचा ली, पर उसका वोट शेयर घटकर 48% रह गया, क्योंकि एजेपी एक नई ताकत बनकर उभरी। 2016 का ये मोड़ बहुत कुछ कहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर 2011 और 2016 दोनों में लगभग 37.5% पर स्थिर रहा। असली बदलाव आया बीजेपी के वोट शेयर में, जो 26% से दोगुना होकर लगभग 56% हो गया। ये सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं थी, ये एक साफ संकेत था कि मतदाता की वफादारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब हम विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। 2021 के नतीजों के पीछे कौन सी बड़ी व्यवस्था से जुड़ी ताकतें काम कर रही थीं? ये सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि उन गहरी धाराओं की पड़ताल है जो चुनावी नतीजों को दिशा देती हैं। ये स्वॉट विश्लेषण हमें एक साफ तस्वीर देता है। बीजेपी के लिए सरकार में होना एक ताकत है, लेकिन अधूरे वादे एक खतरा भी हैं। कांग्रेस का पुराना आधार उसकी ताकत और कमजोरी दोनों है। वफादारी बची है, पर घट रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका जमीनी संगठन है, जो बीजेपी के मुकाबले कमजोर है। और चाय बागान के मजदूरों का असंतोष, ये वो मौका है जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, बीजेपी की जीत स्थानीय जरूरतों की एक कमजोर नींव पर बनी है, जो एक संगठित विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका तैयार करती है। बाहरी कारक भी अपनी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो राज्य और केंद्र में बीजेपी की मौजूदगी का सीधा असर है। आर्थिक मोर्चे पर चाय की मजदूरी और महंगाई जैसे मुद्दे लोगों के मन में हैं। सामाजिक स्तर पर जाति और समुदाय की पहचान वोट देने के फैसले को प्रभावित करती है, और तकनीकी रूप से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप अब संदेश पहुंचाने और लोगों को जोड़ने का एक बड़ा जरिया बन गए हैं। विश्लेषण से हम निदान तक पहुंचे, और अब निदान से समाधान की ओर बढ़ते हैं। यह हिस्सा सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये उन आंकड़ों के आधार पर एक ऐसी रणनीति है जो लोगों से दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखाती है। ये 90 दिनों की रणनीति एक व्यवस्थित रोड मैप है। इसकी शुरुआत होती है बूथ स्तर के डेटा का विश्लेषण करने और लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए एक लिसनिंग टूर से। इसके बाद उन्हीं मुद्दों पर एक मंच तैयार करना, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना और फिर घर घर जाकर संपर्क साधना। आखिरी के दिनों में रैलियों और एक जवाबदेही रिपोर्ट के जरिए माहौल बनाना, और अंत में पोलिंग के दिन हर एक वोटर को बूथ तक लाना। यह रणनीति अंदाजे पर नहीं, बल्कि आंकड़ों पर आधारित है। इस पूरी रणनीति का सार, इसका दिल इस एक विचार में छिपा है। ये कहता है कि नेता को हर समुदाय तक खुद पहुंचना होगा, चाय बागानों में जाना होगा, छात्रों से मिलना होगा, महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठना होगा, उन्हें सुनना होगा और समाधान का वादा करना होगा। राजनीति को फिर से व्यक्तिगत और भरोसेमंद बनाना होगा। आज के दौर में जमीनी काम के साथ साथ एक मजबूत डिजिटल रणनीति भी जरूरी है। इसका मतलब है स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सही जानकारी पहुंचाना, असमिया भाषा में ऐसी इंस्टाग्राम रील्स बनाना जिनसे लोग खुद को जोड़ सकें, और आदिवासी और युवा इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की निजता और सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए इजाजत ली गई है, पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ। हमारे विश्लेषण के अंत में हम चुनावी रणनीति से ऊपर उठकर राजनीति के असली मकसद की बात करते हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। तो अंतिम और सबसे बड़ा सवाल यह है, चुनाव जीतने से आगे बढ़कर कोई प्रतिनिधि जमीन की नब्ज से सही मायनों में कैसे जुड़ सकता है? वो एक चुनावी जनादेश को सार्थक शासन में कैसे बदल सकता है? यह सवाल सिर्फ सोनारी के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए है। और इसका जवाब शायद लगातार सुनने में, ईमानदारी से सेवा करने में, और ये हमेशा याद रखने में है कि असली ताकत किसी पद में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास में होती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।